My mother was a legend and she was a gynecologist और बहुत ही लीडिंग gynecologist थी वो मध्य प्रदेश की। आपको फेलियर एक्सेप्ट करना बहुत आना चाहिए। मेहनत आपको जिंदगी भर करनी है और उसके 1 साल बाद ही इंडिया में भी हो गया। तो इंडिया इज ऑलवेज बीन क्वाइट फॉरवर्ड। उस कारण से उसे बच्चा नहीं हो रहा है या स्पर्म्स वीक है पुरुष में। मगर अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं उसमें पुरुषों में भी स्पर्म्स की बहुत कमी है। लाइफ इज नॉट द सेम एट इट वाज लाइक इवन 15 years ago। कि आईवीएफ से लड़का हो सकता है, तो ये बहुत ही मिथ है जिसके लिए लोग आते हैं। तो किसी को अगर पार्टनर मिल गया है और बस बच्चे अभी नहीं करने तो एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर लें। मैं ना उसके पक्ष में बोलना चाहती हूँ ना विपक्ष में। तो अपने यहाँ इंडिया में क्या जन्म पत्रियां मिलाते हैं, मगर एक्चुअली में तो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करनी चाहिए शादी से पहले। और हम लोग तो हिंदुस्तानी है, हमारा तो कामसूत्र और मतलब जो अजंता लोरा है ना, और खजुराहो। जय श्री महाकाल। मैं कुणाल राखे आप सभी का स्वागत करता हूँ देवमानुस में। तो जिस चीज़ का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली हो गया है। डॉक्टर श्वेता कोल झा आईवीएफ स्पेशलिस्ट का हम पॉडकास्ट कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहिबा बहुत ही ज़्यादा जानकार है आईवीएफ के बारे में। डॉक्टर श्वेता कोल झा को डॉक्टर BNB राव गोल्ड मेडल फॉर ऑलराउंडर बेस्ट स्टूडेंट एट MBBS मिला हुआ है। उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है। उन्हें चिकित्सा रत्न का अवार्ड मिला हुआ है ब्राह्मण समाज 2018 में। और साथ ही साथ वो फर्स्ट बोर्ड सर्टिफाइड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट FNB रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ऑफ मध्य प्रदेश भी है। हमने श्वेता जी के साथ में बातें करी, बहुत सारी बातें करी, और श्वेता जी ने सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दिए हैं। कोशिश करी है कि हम सारी चीज़ों को फोकस कर पाएँ। आईवीएफ पे फोकस किया है हमने PCOD पे फोकस किया है। हमने मेनली फीमेल हेल्थ के बारे में मालूम करने की कोशिश करी है कि फीमेल्स जो है उनको अगर मान लीजिए बच्चे नहीं होते हैं किसी कारण से तो उनको क्या करना चाहिए, श्वेता जी भी कैसी हेल्प कर सकती हैं। और टोटल हमने कोशिश करी है कि श्वेता जी की लाइफ थोड़ी सी मालूम कर सकें, थोड़ा सा मालूम कर सके कि वो अपने आप को कहाँ देखती आगे आने 10 साल के अंदर। और थोड़ा सा हमने मालूम किया है कि उनकी जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ प्लस वो एक हाउसवाइफ भी है, बच्चे भी हैं उनके, तो वो ये लाइफ कैसे मैनेज करती है। तो स्टे ट्यून्ड, हम शुरू करते हैं। स्वागत है मैडम आपका देवमानुस के अंदर। तो हमारे साथ आज है श्वेता मैडम। श्वेता मैडम क्या आप इंट्रोडक्शन देगी आपका? नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता कौल झा है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश में लगभग 2012 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इनफर्टिलिटी आईवीएफ की टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट हूँ। और मैंने ऑब्जिन गाइनी 2005 में किया था। फिर लगभग 5 साल तक मैं जनरल ऑब्जिन गाइनी सोसाइटी मतलब प्रैक्टिस करती थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आईवीएफ में स्पेशलाइज करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को नॉर्मली बच्चे नहीं होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा इसका मतलब इतने ज़्यादा सेंटर्स भी नहीं थे। तो उस टाइम मैं FNB रिप्रोडक्टिव मेडिसिन करके कोर्स होता है 2 साल का, तो वो करने गई थी। और तब मेरा भी बच्चा छोटा था और फिर उस टाइम पे पूरा ब्रेक लेना और पढ़ाई करना, क्योंकि सिर्फ 10 सीट्स थी ऑल ओवर इंडिया, तो बहुत चैलेंजिंग था। बट आई ऑलवेज वांटेड कि अगर मैं इसे प्रैक्टिस करूं तो पहले पूरी तरह से उसको डेप्थ में जाके समझूं और फिर प्रैक्टिस में आऊं। तो इसलिए मैंने पहले वो कोर्स किया और फिर उसके बाद से मैं सिर्फ यही प्रैक्टिस कर रही हूँ सिंस 2012। तो फैमिली लाइफ और एजुकेशन मतलब दोनों कैसे मैनेज किया आपने? एक्चुअली माय मदर वाज अ लेजेंड एंड शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट और बहुत ही लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट थी वो मध्य प्रदेश की। तो मैंने बचपन से ही अपनी माँ को काम करते हुए देखा है और उनके काम करते हुए 24 घंटे बिजी होने के बावजूद भी मैं ठीक ठाक लायक ही निकली। मैंने MP PMT क्लियर की थी, फिर प्री PG क्लियर की थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मेरी पढ़ाई हुई है। एंड उसके बाद फिर मैंने FNB भी किया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ी किस्मत और थोड़ी अपब्रिंगिंग होती है जिससे कि आपको बैलेंस्ड लाइफ मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर being very busy in her work and very accomplished, she could manage a good children and family life and a successful career.
सो दैट हैज ऑलवेज बीन माई रोल मॉडल। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि आज मैं अपने बच्चों को अगर पूरे हैंड्स ऑन 24 घंटे नहीं दे रही हूँ तो ये मेरे बच्चों के साथ कुछ खराब होगा या उनका कुछ नुकसान हो जाएगा, बिकॉज मैं ऐसे ही पली बड़ी हूँ। आई एम अ एग्जाम्पल ऑफ दैट। अनदर थिंग, मेरी मदर तो ऑब्स्टेटिक्स भी करती थी, दिन रात डिलीवरीज करती थी। मेरी रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस है टू IVF। मैं ज़्यादा से ज़्यादा IVF से प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं उन्हें अटेंड करती हूँ। तो आई एम ऑलरेडी गिविंग मोर टाइम टू माई फैमिली। सो मतलब इट इज़ ईजी फॉर मी बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली वेर वेरी वेल अकम्पलिश्ड एंड एम्बिशियस वुमेन वर देयर। बहुत ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन लगता हो पढ़ाई में, डॉक्टर थी। डेफिनेटली। और वो भी मुझे लगता है कि वो मतलब जैसे जब मैं छोटी बच्ची थी या 10th 9th में 11th में उतना मैं पढ़ाकू कीड़ा नहीं थी, मगर जैसे मैं पहले MBBS में आ गई, फिर मैं प्री PG के लिए पढ़ने लगी, जितना एज बढ़ती गई मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट और फोकस ज्यादा बढ़ता चला गया। तो इसीलिए अगर बच्चे एकदम छोटेपन में 6th 7th 8th में भी अगर बहुत ज्यादा पढ़ाकू कीड़े नहीं है तो दैट डजंट मीन कि वो आगे बेटर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बात यह है कि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो कंसिस्टेंटली आपको काम करना है लाइफ लॉन्ग। इट इज नॉट कि आप हर बार फर्स्ट आओ। एंड इनफैक्ट मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ, इन जनरल भी आपको फेलियर एक्सेप्ट करना बहुत आना चाहिए। It is not only about success and success. Life is not about a story of successes. Life is कि आप फेलियर के बाद आपने फिर अटेम्प्ट कैसे किया, वो एंथुजियाज्म, वो करेज, वो कॉन्फिडेंस, और फिर आप अपने सक्सेस अपने टाइम का वेट करो। फेलियर से बात करते हैं मैडम, कभी आपने लाइफ में ऐसा लगा है कि आपको कि मैं इस काम में फेल हो गई और मुझे वापस से स्टार्ट करना चाहिए? मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो हर चीज में होता है लाइफ में। जैसे जब मैंने PMT दी थी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, मेरा एक ड्रॉप लगा था। और MBBS करते टाइम मुझे सबसे ज्यादा यही बड़ी चीज लगती थी, जैसे कि ये पता नहीं कितना बड़ा मेरे जीवन का राज है जो किसी को पता ना चले। अभी तो आई एम सो ग्लैड कि एटलीस्ट मतलब दैट शोज कि मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने दोबारा वो किया संघर्ष। और अभी मेरे बच्चों को भी मैं वही बोलती हूँ कि अगर कभी ऐसा होता भी है कि फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट लगे तो दैट डजंट डिफाइन यू। आप मेहनत आपको जिंदगी भर करनी है। जब आप ये समझ जाओ तो मुझे लगता है आप सारे फेलियर्स को ओवरकम कर सकते हो। और जितना अपन ने स्ट्रगल देखा होता है अपनी लाइफ में, उतना हमारे लिए इजी होता है अपनी लाइफ को जीना या बाकियों को हौसला देना। क्योंकि हम पे जब पेशेंट्स आते हैं जिनका IVF फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होता है तो हम उनको बेटर समझ पाते हैं और बता भी पाते हैं कि ऐसा होता है, आप फिर से ट्राई कीजिए, अपन अब देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज को अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। अल्टीमेटली बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे कि मैक्सिमम पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है जिसमें हमें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता या पेशेंट को रिलेटेड कुछ नहीं हो सकता, मगर इसके लिए क्या आपको पेशेंस चाहिए और यू हैव टू कीप ट्राइंग। तो IVF के बारे में स्टार्ट करते हैं। IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि ये तो मतलब पहला जो IVF बेबी हुआ था वो 1978 में हुआ था। तो कितने साल हो चुके हैं, 46-47 ईयर वर्ल्ड में, लुई ब्राउन। और उसके 1 साल बाद ही इंडिया में भी हो गया। तो इंडिया इज ऑलवेज बीन क्वाइट फॉरवर्ड। एंड इसमें क्या है कि जिन महिलाओं के जैसे ट्यूब्स बंद हो, क्योंकि बच्चा जो है वो ट्यूब्स में बनता है, स्पर्म से एग्स ट्यूब में मिलते हैं, वहां एक बच्चा बनता है। तो अगर किसी महिला की ट्यूब बंद है और उस कारण से उसे बच्चा नहीं हो रहा है या स्पर्म्स वीक है पुरुष में, पहले क्या IVF मेनली ऐसे सोचते थे कि महिलाओं में समस्या और IVF करना है, मगर अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं उसमें पुरुषों में भी स्पर्म्स की बहुत कमी है। तो 40-50% अब आजकल हमको मेल फैक्टर मिलता है, मतलब स्पर्म्स कम है या एब्सेंट है या वीक है या मॉर्फोलॉजी खराब है, क्योंकि सिगरेट, अल्कोहल, हुक्का, these all things are damaging sperms also. Plus लैपटॉप का यूज, प्रोलॉन्ग एंड थोड़ा मे बी इफ जिम के लिए स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। लाइफ इज नॉट द सेम एज इट वाज लाइक इवन 15 years ago, है ना। तो इतनी सारी चीज, मेल फैक्टर हो, फीमेल की ट्यूब ब्लॉक्ड हो, एग्स नहीं बनते PCOD में अगर प्रॉपर, और अगर एग्स खत्म ही हो गए, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं उसे, एंडोमेट्रियोसिस होता है। तो देयर आर मेनी इंडिकेशंस जिसमें नॉर्मली प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो उसमें फिर हम IVF करते हैं। तो जब हम IVF किसी को आप बताती हैं, प्रिस्क्राइब करती है कि IVF करना चाहिए,
उसके पहले आप कुछ टेस्ट करती है मेल और फीमेल दोनों के? यस, सबसे पहले तो क्या है कि वी हैव टू सी कि पेशेंट हेल्दी एंड फिट है टू कैरी द प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं कि आज पेशेंट आया और पेशेंट भागना चाहे तो हम धट स्टार्ट कर दे। भाई पेशेंट को हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा तो नहीं है, मॉर्बिडली ओबीस तो नहीं है, तो पहले पेशेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं कि भाई आप ये सब फिटनेस ले लो बिकॉज इट इज नो इमरजेंसी। तो पहले हम फिट लेते हैं पेशेंट की फिटनेस थ्रू अ फिजिशियन, और वो दोनों जब फिट है देन वी प्लान आईवीएफ। तो थोड़े से उनकी शुरू में मल्टीविटामिन और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट भी चलते हैं। और अब मेरी स्टेज ऐसी है कि मेरे पास पेशेंट ज्यादातर ये सब फिटनेस लेके ही आते हैं, तो मे बी वी स्टार्ट ऑल्सो, मगर देखना पड़ता है ये सब। कितना टाइम लगता है, मतलब अगर इनकेस आईवीएफ से बच्चों को चाहिए? आईवीएफ में देखिए सबसे पहले जैसे जब वो आते हैं, अगर उनका मतलब लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी की अगर जरूरत पड़ती है तो वो सब जो महीने में वो आते हैं उसमें हम करते हैं। और उसके नेक्स्ट मंथ से फिर जब पीरियड्स आते हैं उनकी, तब हम इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 दिन की प्रोसेस होती है, और इंजेक्शन से अंडे बना के फिर एनेस्थीसिया देके एग्स रिट्रीव कर लेते हैं 12 डे तक। एंड फिर अगर एग्स नॉर्मल नंबर के होते हैं एम्ब्रियोज तो हम ट्रांसफर करते हैं। अगर बहुत ज्यादा होते हैं कि हमें लगे हाइपरस्टिमुलेटेड है कंडीशन तो हम फ्रीज कर देते हैं। कभी कभी कम एम्ब्रियोज में भी हम फ्रीज करते हैं अगर हमें लगता है कि हमको और साइकिल्स करने हैं, जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ विट्रीफाइड एम्ब्रियोज कहते हैं, एक्यूविट। तो ज्यादातर आजकल फ्रीजिंग की तरफ काफी बढ़ चुका है। तो फ्रीजिंग जब करते हैं तो और टाइम बढ़ जाता है, मतलब पहले हमने हिस्ट्रोलैप्रो या कुछ किया, फिर हमने एग कलेक्शन किया, फ्रीज किया, फिर उसके नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ डाला। तो मतलब अगर एकदम कुछ भी नहीं सिर्फ आईवीएफ कर रहे हैं तो 15 दिन में भी हो सकता है, मगर अगर उसमें ये सब चीजें ऐड करनी पड़ रही हैं तो 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। और जब हम मतलब लेडी को इंजेक्शन या कुछ और देते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं हार्मोन्स के? देखिए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ओवेरियन कैंसर का रिस्क थ्योरेटिकली है, मगर प्रैक्टिकली इतने ज्यादा कोई साइकिल्स रन करता नहीं है। अगर 2, 3, 4 साइकिल्स फेल होते हैं, 5, 6, तो नॉर्मली लोग एग डोनेशन पे चले जाते हैं। और जो रियल रिस्क है वो हाइपर स्टिमुलेशन का होता है, यानी कि नॉर्मली फीमेल्स में 1 अंडा बनता है पर मंथ। हम इंजेक्शंस लगा रहे हैं, हमारा एम है कि हमको 5 से 10 अंडे मिले, मगर अगर 15-20 अंडे बन जाते हैं उसे हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं। तो उस केस में हम लोग एग्स को रिट्रीव करके फ्रीज कर देते हैं। तो पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, ऐसे इंजेक्शंस नहीं थे जिसमें कि हम फ्रीजिंग भी इतनी प्रॉपर नहीं थी, तो कभी कभी हमें उसको ट्रांसफर करना पड़ता था, तब हाइपर स्टिमुलेशन की सिचुएशन ज्यादा होती थी। अब बहुत रेयर हो चुका है क्योंकि ऑलमोस्ट जहां भी हमें शक लगता है हम उन्हें फ्रीज कर देते हैं। तो आज की डेट में अगर मैं इस तरह के कॉम्प्लिकेशन बोलूँ तो ऑलमोस्ट नील। कुछ पेरेंट्स आते हैं आपके पास में जो बोलते हैं हमको शाहरुख खान जैसे बाल चाहिए, किसी आंखें चाहिए। तो एक्चुअली क्या है कि इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनर बेबीज। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू एथिक्स इट इज नॉट अलाउड। तो इंडिया में तो ऐसा वैसे भी अलाउड नहीं है, मगर अब्रॉड पीपल आर वर्किंग ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन मैनिपुलेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। और इसी श्रृंखला में जैसे कुछ लोग को लगता है कि आईवीएफ से लड़का हो सकता है, तो ये बहुत ही मिथ है जिसके लिए लोग आते हैं। आईवीएफ की किसी भी प्रोसेस से लड़का नहीं हो सकता है। इट इज लाइक कि अगर आप एम्ब्रियो लो, उसकी बायोप्सी करो, बायोप्सी के मटेरियल को चेकअप के लिए भेजो एंड उसमें आप देखो क्या है, तो जाके वो आप कर सकते हो। बट इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया, इट इज इलीगल इन इंडिया। तो इसलिए मैं उसकी डिटेल्स भी मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस देम। बाकी बाहर की कंट्रीज हैं वहां पे अलाउड है, तो दे कैन ट्राई दिस। एंड उसके लिए वो जब मेरे पे पेशेंट आते हैं मैं कहती हूँ आप गूगल करो, क्योंकि मैं किसी को गाइड भी करना इज लाइक इलीगल। हाँ, मतलब सब ART एक्ट में यस, ART एक्ट में आता है। और ये शुरू से ही मतलब इंडिया में तो क्या है कि इतना सेक्स रेशियो का प्रॉब्लम है, PCPNDT एक्ट इतना स्ट्रिक्ट है कि बिल्कुल भी इन चीजों का मतलब अगर वी आर पार्ट ऑफ डिस्कशन और गाइडेंस ऑल्सो, दैट ऑल्सो इज अ क्राइम। So best is कि discourage them. It is not possible in India, and if you want to try, then you find out on your own. कितना परसेंटेज होता है एक एबनॉर्मल बेबी होने का? नहीं, उतना ही होता है जितना एक रूटीन प्रेगनेंसी में होता है। हाँ, तो जैसे 1-2% जितना मतलब किसी भी नॉर्मल सामान्य इंसान को हो सकता है उतना ही है। मगर अब ऐसा हो रहा है कि जैसे फ्रोजन साइकिल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं,
तो आपको स्टडीज आ रही हैं जिसमें उन्हें लग रहा है कि बच्चों में चाइल्डहुड कैंसर्स बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, मगर आपको आज से 20 साल बाद पता चलेगा। तो जितना हम क्या है, एक पहले हम डे 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते थे, अब हम ब्लास्ट ट्रांसफर करते हैं क्योंकि एम्ब्रियो बेटर होते हैं। मगर एम्ब्रियो जब डे 3 से 5 तक बाहर रहता है, एनवायरनमेंट में ज्यादा वो उसका एक्सपोजर होता है, तो उसमें कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, तो उससे भी उसको क्या आगे डिसऑर्डर्स होंगे वो आज से 15-20 साल बाद पता चलेंगे। तो कहने की बात ये है कि अगर आप कहें कि ये इसमें मतलब नुकसान है क्या, एब्नॉर्मल होगा क्या, ये होगा वो होगा, अगर ये सब अपन को इतनी चिंता करनी है तो समय पे शादी कीजिए, समय पे बच्चे कीजिए, अल्कोहल, हुक्का, तंबाकू, सिगरेट मत पीजिए, बर्गर, पिज्जा, लाइफस्टाइल बदल लीजिए अपनी, है ना, मोबाइल का इतना यूज मत कीजिए, 5G और इन सब रेडिएशन से बचिए। तो वो सब अननेचुरल चीजों से आप बचेंगे तो फिर आप नेचुरली 30 साल की उम्र में कर लीजिए 2 बच्चे पैदा, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की। पेशेंट आते ही आज की डेट में 35 के बाद है, जब उनके एग्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ट्यूब्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, स्पर्म भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तो नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं और नेचुरल बर्थ भी देना चाहते हैं, तो दैट इज आस्किंग फॉर टू मच। तो अगर मान लीजिए कि एक लेडी है जो अभी शादी नहीं कर रही है, उसको अभी मतलब प्रॉपर जो लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, कुछ टाइम बाद करना है, तो एग्स फ्रीज करवाना ठीक है, वो एक ऑप्शन है। यस, बट यू नो उसको भी मैं मतलब आई एम अ लिटिल कंजर्वेटिव पर्सन, बिकॉज एग फ्रीजिंग का मतलब होता है कि एटलीस्ट 15-20 एग्स हम उसकी फ्रीज करके रखें। एक साइकिल में एक महिला के हमने IVF किया, सपोज उनको इंजेक्शंस दिए, उससे एग्स बने, उन्हें बाहर निकाला, उन्हें फ्रीज कर लिया, तो हो सकता है कि उस साइकिल में हमको मात्र उसके 5 अंडे मिले या 10 अंडे मिले। तो अगर कोई किसी पे मतलब एक तो मनी हो कि इतने IVF साइकिल 1-2 साइकिल करा पाए, और उसके बाद एटलीस्ट 2 साइकिल के लिए वो रेडी रहे, क्योंकि 15 to 20 एग्स अपन को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये जब एग्स अपन फ्रीज करेंगे और जब वो सोचेंगे प्लान करने का, तब ये जब अपन 15-20 एग्स को निकालेंगे ना, उसमें से ही हो सकता है कि 5-6 एग्स ही अच्छे हों, बाकी सब मतलब डैमेज हो गए होंगे, क्योंकि एग्स में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, फ्रीजिंग से वो डैमेज हो सकते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के रिजल्ट अच्छे हैं, तो किसी को अगर पार्टनर मिल गया है और बस बच्चे अभी नहीं करने, तो एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर लें तो वो 10 साल तक भी वेट करें, कोई दिक्कत नहीं। मगर एग फ्रीजिंग के रिजल्ट्स अभी भी मतलब बहुत अच्छे नहीं है, तो एग फ्रीजिंग को ऐसे प्रमोट करना कि बस अब तो तुम ना बस पार्टी करो और आराम से शादी करना और जस्ट चिल करो लाइफ में और बस एग फ्रीज कर लो और बेफिक्र हो जाओ, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मतलब आई वोंट प्रमोट इट, बिकॉज ठीक है आप कैरियर की वजह से डिले कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड, बट definitely go for egg freezing and everything if you have real surplus money, but don't just sleep over it कि अब तो बेफिक्र हो गए, क्योंकि वो जब अपन जाएंगे और उसमें से कितने सर्वाइव करेंगे, उसमें से कितनों का मतलब IVF इक्सी होके एक अच्छा एम्ब्रियो बने कि आप जाके उससे प्रेग्नेंट हो, उसी से आपका बच्चा हो, आप बिलीव करोगे वर्ल्ड वाइड कितने लोगों को इसमें अभी तक मतलब हार्डली 4% लोगों ने यूज किया है जिनने फ्रीज किया है। तो हाँ, एग फ्रीजिंग, तो इट इज जस्ट लाइक कि जैसे बीच में क्रेज था अपने ये कॉर्ड ब्लड सेल्स फ्रीजिंग, कॉर्ड ब्लड सेल्स को कराने का फ्रीज, तो इतना ज्यादा मतलब उसका क्रेज था, सब कराते थे और फिर धीरे धीरे रियलाइज किया कि कोई यूज नहीं करता एंड इट केम डाउन। ऐसे ही अभी एग फ्रीजिंग का बूम है, मैं ना उसके पक्ष में बोलना चाहती हूँ ना विपक्ष में, मगर मैं इसके लिए नहीं प्रमोट करूंगी कि आप एग फ्रीज करो और फिर आप आराम से सो जाओ, दैट इज नॉट द मैसेज विच शुड गो अक्रॉस। आपने भी बोला IVF एंड ICSI, क्या डिफरेंस है दोनों? IVF मतलब होता है कि अपन एक पेट्री डिश लेते हैं जिसमें वेल्स होते हैं, अपन एग्स डालते हैं और स्पर्म्स डालते हैं, वो आपस में नेचुरली मिलते हैं, तो उसमें कभी कभी फर्टिलाइजेशन फेलियर भी हो सकता है, मतलब वो नहीं मिले। दूसरी चीज की स्पर्म्स भी एक डिसेंट नंबर के होने चाहिए तो अपन IVF कर सकते हैं।
इक्सी में क्या होता है कि एक एग लेते हैं, उसे क्लीन करते हैं, उसको एक होल्डिंग पिपेट में लेते हैं और एक इंजेक्टिंग पिपेट में एक स्पर्म को लोड करते हैं और एकदम अंदर घुसा देते हैं। तो इसमें अगर स्पर्म्स की बहुत कम काउंट हो तो भी हम यूज कर सकते हैं, एंड हम स्पर्म्स को देख सकते हैं कि किस में हेड डिफेक्ट है, किस में क्या है, तो जो बेस्ट स्पर्म है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये और एडवांस ट्रीटमेंट है। तो इक्सी की मशीन ही 20-25 लाख की आती है। तो पहले के सेंटर्स ऐसा करते थे कि आईवीएफ तक का डालते थे। आजकल तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेंटर होगा जिसमें इक्सी नहीं हो, क्योंकि अब तो और एडवांस टेक्निक्स ही हम ऑफर कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक ही हो चुका है। तो आईवीएफ बहुत कम जगह पे कम, मतलब अगर ट्यूबल फैक्टर हो तो आईवीएफ होता है, मेल फैक्टर अगर थोड़ा भी हो तो फिर इक्सी करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक पेरेंट है आपके पास में आए, एक फ्यूचर पेरेंट, ठीक है, वो मतलब मान लीजिए कि मॉम जो होने वाली है उनको कोई डायबिटीज है, फादर जो है उनको बीपी है, अगर वो ये चाह रहे हैं कि उनकी कोई डिसीज जो है वो आने वाले बच्चे को ना जाए, तो क्या है कोई तरीका है आईवीएफ पर जिससे हम ये तरीके अभी इसमें, मतलब इसको अगर अपन कहें कि जेनेटिक लेवल पे मतलब जो मॉडिफिकेशंस हैं वो सब अभी प्रैक्टिकली तो नहीं इतने प्रैक्टिस में आए हैं। बाकी मतलब विदेशों में इस पे काम चल रहा है। इंडिया में क्या आया है और जो कि अलाउड है कि अगर कोई नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे किसी को सिकल सेल डिजीज है या फिर थैलेसीमिया है, तो वो एम्ब्रियोज को अपन लेके बायोप्सी करके जो नॉर्मल एम्ब्रियोज हैं उनका अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे बच्चों में ये नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर वाली डिजीज नहीं आए। तो ये अलाउड है, हमारे सेंटर पे भी इसका सर्टिफिकेशन है एंड इट कैन बी डन। तो ये जो भाई डिजीज ना हो बच्चे को, यही तक की अलाउंस आई है। इसके आगे का फैंसी चीजों का अभी इंडिया में ना कोई स्टडी हो रही है ना कोई ऐसा रोल है। तो इंडिया में हम जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करते हैं? नहीं, हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं फॉर नोन डिसऑर्डर्स। तो थैलेसीमिया मतलब ब्लड का प्रॉब्लम? हाँ, जिसमें ना बच्चे को देखिए अगर एक थैलेसीमिया माइनर है और वाइफ भी उसकी माइनर है तो 25% चांस होती है कि बच्चा मेजर हो सकता है, एंड दैट इज सो बैड, आप इमेजिन नहीं कर सकते। उस बच्चे को पूरे टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है जिंदगी भर, एंड आप अभी अपना टेस्ट कराओगे ना तो बड़ी बात नहीं माइनर निकले। तो अपने यहाँ इंडिया में क्या जन्म पत्रियां में लाते हैं, मगर एक्चुअली में तो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करनी चाहिए शादी से पहले कि दोनों माइनर है कि मेजर है कि क्या है। रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कुछ रिलीजन में शादियां होती है फैमिली के अंदर, ठीक है, उससे कारण से देखा है बहुत ज्यादा एब्नॉर्मल बेबी पैदा होते हैं। आईवीएफ के थ्रू क्या हम उसको कम कर सकते हैं? मान लीजिए दोनों सेम अगर नहीं, क्योंकि जीन्स तो उन्हीं के हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। ओके। दूसरी चीज, आप गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, ठीक है, यूटीआई के बारे में पूछना चाहूंगा। यूटीआई जो है इतना कॉमन क्यों है लेडीज में? लेडीज में कॉमन यूटीआई अभी इसलिए इतना हो गया, देखिए अगर आप वाटर इनटेक कम करते हैं, ठीक है, और फिर अगर वो ऑफिस में जहाँ काम करती है वो कंफर्टेबल नहीं है जाने के लिए और वो प्रोलॉन्ग्ड अपना होल्ड करे यूरिन को, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपका यूटीआई बढ़ता है। एंड मतलब पर्सनल हाइजीन, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। एंड खाना, अगर मतलब वाटर इनटेक हैज़ टू बी देयर। आप जितना डिहाइड्रेट होंगे उतना आपको यूटीआई होने की चांसेस हैं। तो बेसिकली पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेज में विमेन फ्रेंडली क्लीन टॉयलेट शुड बी देयर, कि वो दे आर कंफर्टेबल कि बार बार उसे यूज करें। तो फिर वो एटलीस्ट 1 लीटर पानी भी पिए दिन भर में। मोस्टली क्या है, ऑफिसेज या ऐसी जगह पर अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो सोचेंगे पिए ही नहीं। ऐसे ही अपना होता है जब हम ट्रैवल भी करते हैं, पेट्रोल पंप्स हैं या कहीं भी है, ज्यादातर जगहों पे नहीं होते क्लीन टॉयलेट्स, तो एवरीबडी अवॉइड्स। और फीमेल को भगवान ने ऐसी एनाटॉमी दी कि उनके मतलब स्ट्रक्चर सब पास है, तो उनमें ज्यादा टेंडेंसी होती है टू गेट इन्फेक्शंस। दूसरी चीज बात करते हैं पीसीओडी की और पीसीओएस की, दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही? पीसीओडी पीसीओएस मतलब पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज और सिंड्रोम। तो सिंड्रोम मीन्स उसमें और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि एक ओवरी है जिसमें बहुत छोटी छोटी सिस्ट हैं, प्लस अगर मतलब उनकी बालों की ग्रोथ भी ज्यादा है उसे हिर्सुटिज्म कहते हैं, और अगर उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते उसे एनोवुलेशन कहते हैं। तो है सब एक ही है, मतलब जितना स्पेक्ट्रम बढ़ता जाता है उतनी हम उस डिजीज का नाम को एडवांस करते जाते हैं, बट इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि पीसीओडी का कोई कंप्लीट परमानेंट क्योर नहीं है। क्योर इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप ये दवाई खाओ और पीसीओडी ट्रीट हो जाएगी। इट इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। ये आप में सब में जेनेटिकली होती है, जिसको जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, और अगर वो फिर मतलब अनहेल्दी खाए
एंड वेट गेन हो उसका, एक्सरसाइज ना उसके इसमें लाइफ में, तो उनको ज़्यादा टेंडेंसी होगी फेस के लिए। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो फर्स्ट तो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसका जितना वेट है उससे वो 5% भी अगर कम कर ले तो उसको मतलब रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं और सारे सिम्टम्स उनके रिड्यूस हो सकते हैं। तो उसके लिए हम उसे कहते हैं कि कैलोरी डेफिसिट ले वो फूड एंड लो कार्ब डाइट्स ले एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब स्मॉल इंटरवल्स पे। बट अब डाइट के मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ और इसमें अब इतनी स्टडीज आ चुकी है कि मैं तक कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बातें कर रहे हैं लोग, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन दैट। तो इसलिए वो एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके अपनी डाइट ले, और एक्सरसाइज की भी इतनी सारी थ्योरीज आ गई कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो बट इन चीज़ों से वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए दवाइयों का तो ऐसा है कि भाई पीरियड नहीं आ रहा, हार्मोन नहीं आ रहा है, हमने हार्मोन दे दिया तो पीरियड आ जाएगा। तो इतना कॉमन है, वो एक गायनिक से दूसरे गायनिक पे जाते रहते हैं कि जब तक मैं दवाई खा रही हूँ तब तक पीरियड आ रहा है, और मैंने दवाई बंद कर दी तो नहीं आ रहा है। तो आप किसी पे भी चले जाओ वो ऐसा ही रहेगा। आप होम्योपैथी खाओ, एलोपैथी खाओ, आयुर्वेदिक खाओ, आपको अपनी बॉडी में ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। और पीसीओडी के कारण से वेट कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। उनको हम लीन पीसीओएस कहते हैं, और जो मोटी होती है उनको ओबीज पीसीओएस कहते हैं। तो ओबीज पीसीओएस तो थोड़ा इजी है कि एक्सरसाइज डाइट से वो कम कर लें और ट्रीट हो जाए। लीन पीसीओएस और टफ होते हैं हर तरह से, क्योंकि उनको क्या मॉडिफाई करने को बोले, तो उनके में ज्यादातर फिर हमको बहुत बार आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है अगर बाकी सब चीजें फेल हो जाए। तो जब हम बात करते हैं पीसीओडी की, यूटीआई की, इतनी सारी प्रॉब्लम जो होती है वो वीमेंस को ज्यादा क्यों होती है, मेल को क्यों नहीं होती? कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका या फिर नहीं? मेल्स, मुझे लगता है फीमेल्स, मतलब मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेल्स की प्रॉब्लम मुझे आइडिया नहीं है, और डेफिनेटली उनकी भी होती होगी। आपको कोई सर्जन या फिजिशियन बता पाए, हार्ट अटैक और कैंसर, सो ये सब उनके भी होंगे प्रॉब्लम। प्रोस्टेट तो उन्हीं पे है तो उन्हीं को कैंसर होगा। तो दूसरी बात ये करते हैं कि स्पर्म काउंट के बारे में, कितना स्पर्म काउंट होता है आजकल, कितना मिल रहा है नॉर्मली मतलब लोगों के इसमें, हाँ। और कितना होना चाहिए, कैसे हम एक हेल्दी स्पर्म कर सकते हैं? तो बेसिकली क्या है कि जैसे एक WHO एजेंसी है, उनके द्वारा वो एक क्राइटेरिया बनाया उन्होंने सीमेन पैरामीटर्स का। तो अभी जो लेटेस्ट 6th मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग 15 मिलियन से ज़्यादा काउंट होना चाहिए। तो अब आप एक जगह की रिपोर्ट देखेंगे जहाँ 100-150 लिखा होगा और एक जगह 20-25 लिखा होगा। तो अभी तक भी इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी कश्मीर टू कन्याकुमारी जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट्स हैं वो WHO पे बेस्ड हो। कुछ क्या पैथोलॉजी वालों के यहाँ हो जाता है, कुछ IVF सेंटर्स पे होता है। तो ये सब चीज़ें अभी हमें बहुत वर्क करना है उन पे कि पहली चीज़ तो यूनिफॉर्मिटी आए। फिर यूनिफॉर्मिटी आने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि 15 मिलियन के ऊपर काउंट हो तो वो नॉर्मल है, मगर उसके लिए भी मैकुलर चेम्बर होता है, उसमें काउंट करना होता है। पैथोलॉजी में एक प्लेन स्लाइड पे देख के अपन ये काउंट नहीं दे सकते। तो बहुत टेक्निकल डिटेल्स हैं, उनको मतलब इतना लेमैन के लिए समझाना मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिपोर्ट देख लें, रेफरेंस रेंज से कंपेयर कर लें, क्योंकि हो सकता है मैं 15 मिलियन बोल रही हूँ, वो जिस लैब में करा के आए उसका तो नॉर्मली 50 to 150 है, तो वो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो 15 मिलियन तब है जिसका नॉर्मली 15 से ऊपर है। कुछ लोग पुराना क्राइटेरिया यूज करते हैं तो उसमें 50-150 लिखा रहता है। तो डिपेंड्स कि आपका कौन से क्राइटेरिया पे आपकी लैब ने किया है। अच्छा, और हेल्दी बनाने के लिए अच्छी लाइफस्टाइल, फिटनेस, डाइट, एक्सरसाइज और सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहना, और जिम, स्टेरॉइड्स अवॉइड करना, अपनी हेल्थ के लिए भी अवॉइड करना। अगर मान लीजिए सब कुछ आपने डाइट कर ली, आपने जिम प्रॉपर एक्सरसाइज कर ली, योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, आपने मेडिसिन भी ले ली प्रॉपर तरीके से, उसके बाद भी आपका सीमन काउंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, उस केस में फिर हम IVF के थ्रू कैसे जा सकते हैं? उसमें वही मैंने कहा जो ICSI करते हैं कि वो आप एक स्पर्म लो, उसको पकड़ के ही स्पर्म एग में इंजेक्ट करते हैं ना, तो जो कम स्पर्म काउंट है उसके लिए ICSI करते हैं। एक चीज और मैंने सुनी है कि अगर मान लीजिए किसी वीमन में यूट्रस ही नहीं, तो उस केस में फिर क्या होगा, वो कैसे कंसीव करेंगे? वो सरोगेसी के थ्रू कंसीव कर सकते हैं। मतलब किसी वो अब जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग उनको कोई अपना नोन सरोगेट लाना होगा, एंड जो कि मतलब जेनेटिकली रिलेटेड हो ना हो, ये अभी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट अपना एक सरोगेट खुद लेके आएंगे। एज ए कमर्शियली नहीं कर सकते सरोगेसी। तो
इनके अंडे होंगे महिला के और हस्बैंड के स्पर्म्स होंगे और जो एम्ब्रियो बनेगा वो सरोगेट में डाला जाएगा। तो ये प्रक्रिया बहुत कॉमनली होती है जब यूट्रस नहीं होता है, जिसे MRKH सिंड्रोम कहते हैं, या यूट्रस छोटा होता है बहुत, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, या फिर उसमें TB या इन्फेक्शंस की वजह से बहुत ही ख़राब हो गया है, या उसकी इतनी सर्जरीज हुई है कि वीक है, या पेशेंट को ऐसी बीमारी है, इतना सीवियर हाइपरटेंशन या कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है कि वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इन सब केसेस में सरोगेसी करनी पड़ती है। और एक और सवाल मेरा ये है कि ये सुना गया मिथ है शायद कि अगर आप IVF के थ्रू जाएंगे तो आपको ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। नहीं, एक्चुअली मिथ नहीं है। पहले क्या होता था कि IVF इतना एडवांस नहीं था, लैब्स भी इतनी एडवांस नहीं थी, तो जैसे जब बनते थे एम्ब्रियोज तो वो लोग सेकेंड डे, थर्ड डे, 2-2, 3-3, कभी 4 एम्ब्रियोज भी डाल देते थे कि कोई ना कोई तो अच्छा होगा। तो वो प्रैक्टिस की वजह से लोगों के ट्विंस, ट्रिपलेट्स बहुत आते थे। अब IVF की लैब्स बहुत एडवांस हो गई हैं, हम लोग डे 5 तक एम्ब्रियोज को बहुत कॉमनली ले जाते हैं, जैसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो जब हम जितना एडवांस ले जाते हो, फ्रीजिंग भी बेटर हो गई है, तो अब हम चाहें तो एक सिंगल ब्लास्ट ट्रांसफर कर सकते हैं अगर पेशेंट चाहता है तो, कि अगर उसे ट्विंस नहीं चाहिए तो हम सिर्फ एक सिंगल ब्लास्ट ट्रांसफर करेंगे, बाकी को फ्रीज कर देंगे, तो सिंगल ही बच्चा होगा। तो अब बहुत एडवांस टेक्निक। और अगर ट्विन चाहिए तो ट्विन भी हो सकता है। हाँ, तो 2 डाल देंगे एम्ब्रियोज। ओके। दूसरी चीज एक और कि अगर मान लीजिए कि एक विमन है, ठीक है, उसकी एज 50 साल की है और वो चाह रही है कि मैं IVF के थ्रू बच्चा पैदा करूं, तो कोई एज लिमिट है इसमें? हाँ, न्यू ART एक्ट के अंतर्गत आपको मतलब IVF में एनरोल होने से पहले महिला 50 और पुरुष 55, बस इसके ऊपर अगर जा रहा है एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम तो हम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स आती है बेबी कंसीव? नहीं, प्रॉब्लम्स ही अब तो रूल आ गए। हाँ, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, मगर अब क्या है, कभी कंडीशंस में करना पड़ता था, हम लोगों ने भी पहले तो किए हैं, मगर अब रूल्स आ गए हैं तो वी हैव टू अबाइड बाय देम। और मतलब क्योंकि आप अगर विदेश में देखेंगे तो लोग बाग 55 में मॉडल्स भी कर रहे हैं बच्चे, तो बहुत सारी चीज़ है, इट्स एंड बट्स, बहुत इंडिविजुअल है ये सब, एंड इट इज़ अ ह्यूज डिबेट। तो इसमें एक लाइन में ऐसा कह देना कि ये सही वो गलत, उसको तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि रूल्स आ गए हैं तो बहस ही खत्म। एज के कारण से मतलब IVF में कुछ प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में, या फिर सेम नेचुरल जो नहीं, वो तो प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि जितनी एज बढ़ेगी उनकी एग्स और एग्स क्वालिटी खराब होती है, डिटेरियोरेट होती है। और अगर किसी का एग डोनेशन भी कर रहे हो कि मतलब बाहर से एग ले रहे हो, तो उसकी बॉडी तो वीक हो ही रही है ना, उसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इन सब के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए हमारी सरकार ने 50 की है अभी लिमिट। और मगर अब जैसे जितनी फिटनेस बढ़ रही है लोगों की, तो मतलब मे बी 50s टू यंग, मतलब मैं ही 50 की हो जाऊंगी कुछ टाइम में, तो मे बी दे हैव टू रीथिंक ऑफ इट, बट मैंने कहा कि इट इज अ बिग डिबेट। कॉस्टिंग का पूछूंगा आपको, मतलब एक IVF में नॉर्मली कितना खर्चा होता है? देखिए, IVF का खर्चा ना 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है एक लैब का खर्चा। तो IVF की लैब जो हम यूज करते हैं उसको, मतलब हमारी खुद की मॉड्यूलर लैब है, एंड फुल मॉड्यूलर लैब और एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगी हुई हैं। तो हमारी जो खुद की लैब है वो बहुत एडवांस लैब है। ओके, मतलब आपकी जो विदेशों में मिलेगी वही लैब है हमारी। तो इतनी एडवांस लैब हो तो उसके चार्जेस ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा होंगे। और अगर किसी की लैब में मॉड्यूलर OT नहीं है या एयर हैंडलिंग यूनिट नहीं है तो वो थोड़ा कम चार्जेस ले सकते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ बनाने की कॉस्ट नहीं है, इसकी रनिंग कॉस्ट भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। तो ये सब क्यों ऑफर करते हैं? क्योंकि इससे रिजल्ट्स और बेटर होते हैं। तो लैब किसकी कैसी है उस हिसाब से उनके लैब चार्जेस वैरी करेंगे। ओके, तो लैब चार्जेस कैन बी फ्रॉम 45,000 to 1 लाख, डिपेंडिंग ऑन आपकी लैब कैसी है, उसमें कितनी फैसिलिटीज है। अब इस लैब चार्जेस के अलावा जो सेकंड पार्ट आता है वो है इंजेक्शंस का। इंजेक्शन में भी 2 चीज होती हैं, एक इंडियन इंजेक्शन होते हैं, एक इम्पोर्टेड होते हैं। अगर आप इंडियन इंजेक्शन यूज करते हैं तो मे बी 40,000 50,000 तक पहुंचे, और अगर इम्पोर्टेड यूज करते हैं तो वही 80,000 1 लाख तक पहुंचे। तो ये लैब प्लस इंजेक्शन में ये दोनों ऐड हो गए, तो इसका लोअर वर्जन भी और हायर वर्जन भी है। और फिर फ्रीजिंग लग रही है क्या, लेजर असिस्टेड हैचिंग कर रहे हैं, ब्लास्ट तक ले जा रहे हैं क्या, और इस तरह से मतलब एडिशनल चीजें हो जाती हैं कि फिर हिस्ट्रोस्कोपी भी कर रहे हैं क्या, लैप्रोस्कोपी भी कर रहे हैं क्या। और
इन सब के अलावा फिर सेकेंड अटेम्प्ट अगर फ्रीजिंग वाले पड़े हुए हैं तो उसका कितना आएगा। तो इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, ऐसा एक ब्लैंकेट देना थोड़ा मुश्किल होता है। चौथी चीज कि डोनर यूज कर रहे हैं क्या, तो इन सब के अलावा डोनर बैंक के भी चार्जेस होंगे अगर एग डोनर या स्पर्म डोनर यूज कर रहे हैं या दोनों ही बाहर से यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से वैरी करती चीजें। तो पेशेंट को अपने हिसाब से देखना चाहिए भाई, अपने यहाँ पे मतलब जैसे हमारे यहाँ रेस्टोरेंट गुरु कृपा भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, फिर अपना 5 स्टार होटल भी होते हैं, फिर 7 स्टार भी होते हैं। तो आप अपनी जेब देख लीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से जाइए। मगर मुझे लगता है कि आपकी जनरेशन्स का सवाल है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट में जाना चाहिए, जहाँ फैसिलिटीज भी बेस्ट हो एंड डॉक्टर स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो, ट्रेंड हो, फोकस्ड हो, यही काम करते हो, रिजल्ट्स अच्छे हो और फिर रीजनेबल भी हो उसके बाद। तो आई थिंक सो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू गो। आपने अभी तक कितने आईवीएफ से? मैंने गिनती नहीं की है, बिकॉज सीरियसली मेरे को ऐसा लगता है मुझे किसी नंबर गेम या रैट रेस में पढ़ना ही नहीं है, तो मैं आपको वाकई नहीं बता सकती मैंने कितने किए, और जितने भी किए हैं मैं बहुत खुश हूँ और वो भी बहुत खुश है। ओके, हमने एक मूवी देखी थी, उसके अंदर मतलब किसी के एक सोर्स एम्ब्रियोज जो है वो इंटरचेंज हो गए, तो ऐसा कभी होता है मतलब कि मूवीज तक ही सीमित है? नहीं, ये एक्चुअली मूवीज तक ही है। ऐसा होने के चांसेस हो तो सकते हैं, बट इसीलिए आपको डबल विटनेसिंग करनी होती है। जैसे कि अब हमारे यहाँ भी जैसे 2 केस हो तो फिर 2 लोग उसको, इसका सीमेन सैंपल उसे लेबल करेंगे, उसका स्पर्म सैंपल है तो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसके साथ एक जूनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट या फिर सिस्टर, 2 लोग उसको देखेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये सैंपल है और ये इसका सैंपल है। इसको डबल विटनेसिंग कहते हैं। इसके अलावा अभी ऑटोमेटेड AI के थ्रू भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी आ चुके हैं जो अपन चिप्स वगैरह यूज कर सकते हैं कि जिससे ये मिक्सअप ना हो। मगर फिर साइकिल की जो मैं आपको कॉस्ट बता रही थी उसमें ये सब चीज़ों के फिर एडिशनल चार्जेस लगेंगे अगर किसी को ये सब अवेल करना है। तो मैंने कहा इट इज़ लाइक दैट ओनली कि आप, हमारे पास तो सब कुछ है, आप क्या क्या चाहते हैं लेना उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। ओके, ऐसा कभी होता है कि आपके क्लाइंट आपके पास में आए हैं कि मुझे DNA टेस्टिंग करवाना है, मेरा बच्चा मतलब काला ज़्यादा है या फिर ज़्यादा गोरा है? मेरे पास तो कभी नहीं आए, क्योंकि मतलब भगवान की दया से तो हमारे पास तो ऐसे पेशेंट्स नहीं आए हैं, मगर और कभी किसी और की भी नहीं आए कि मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये होती है कि जैसे बच्चेदानी है उसके बगल में ट्यूब होती है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ट्यूब में बच्चा बनता है, मतलब एग आता है ट्यूब में, स्पर्म जाते हैं ट्यूब में और दोनों मिलके ट्यूब में एक बच्चा बनता है। तो ट्यूब अगर किसी तरह से डैमेज्ड हो या इन्फेक्टेड हो तो बच्चा बन तो जाएगा वहां, मगर वो फिर शिफ्ट होके वापस यूट्रस में नहीं आएगा। तो ट्यूब में ही जब बच्चा रह जाता है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ओके, और इसके कारण से कुछ साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम? साइड इफेक्ट ये कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी छोटी है और लेवल्स जो ब्लड में बीटा HCG के वो कम है तो हम इंजेक्शंस वगैरह देख के उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मगर अगर वो जैसे लाइव बच्चा है उसमें, या वो ग्रो कर रही है, या पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या अपने ब्लड पैरामीटर्स ठीक नहीं है, उस केस में हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। और कभी कभी वो एकदम से रप्चर भी हो सकती है, तो इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। तो इसीलिए हमेशा हमको उसको वॉचफुल रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक्टोपिक और हम सो जाएं, हमको भी टेंशन रहता है कि ऐसा ना हो कि रात में वो रप्चर अगर हो गई ट्यूब तो इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि डेथ भी हो सकती है। तो इट इज़ अ वेरी रिस्की कंडीशन। ठीक है, तो वो अगर एक बार ट्यूब खराब हो गई है ना, और बहुत लोगों में भ्रांति रहती है कि मैडम आप वो ट्यूब तो बच जाएगी ना, ट्यूब को तो खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब ट्यूब है उसकी रेशे डैमेज है तभी तो वो बच्चा वहाँ अटका है। आप उस डैमेज ट्यूब को इनफैक्ट निकाल के हटा दो कि उसमें फिर से एक्टोपिक ना आ जाए, एंड उसी टाइम पे दूसरी ट्यूब भी चेक करो कि वो भी हेल्दी लग रही है कि उसमें कहीं ना एक्टोपिक आ जाए। एक एक्टोपिक होने के बाद दूसरी ट्यूब में एक्टोपिक होने के भी चांसेस होते हैं 20-25%। और जिन लोगों की एक्टोपिक की हिस्ट्री होती है, आप बिलीव करेंगे कि उनका जब हम IVF करते हैं, मतलब यूट्रस में बच्चा डाल रहे नीचे तक, वो तक कभी कभी ट्यूब की तरफ चला जाता है। इट इज दैट बैड, क्योंकि वो इन्फेक्शन का ट्रैक जो है ना उसको कभी कभी सक कर लेता है। तो प्रॉब्लम पेशेंट के बॉडी में। तो अगर मान लीजिए किसी की शादी अभी नहीं हुई है, वो बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई रेगुलर चेकअप्स होते हैं जो आप बताते हैं कि ये करना चाहिए आपको, ताकि आपको पता रहे कि आपकी एक्स हेल्थी है
आपका सीमन हेल्दी है या हाँ। फिर आपका प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन जो है वो बढ़ रहा है? एग्स के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो किया जा सकता है। और सीमेन के लिए टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस, जो कि कराया जा सकता है। मगर मैंने आपको कहा कि कोई भी बायोलॉजी में चीज नहीं होती है जो 100% होती है। ओके, AMH आपका नॉर्मल है तो आप ओके खुश हो जाइए, मगर AMH आपका कम है तो आप अननेसेसरली पैनिक हो जाएंगे। मतलब अब आप शादी नहीं करने वाले हैं, बच्चे नहीं करने वाले हैं, तो आप पैनिक हो जाएंगे, फिर आपको मे बी एग फ्रीजिंग पे जाना पड़े। तो जहाँ पे साइंस इतना डेवलप हुआ है वो भी अच्छा पॉइंट है, मगर उससे फिर ये पैनिक रेंज भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पहले ज्यादा सिंपल थी चीजें, शायद इतना हम लोग डिले ही नहीं करते थे, तो अपने आप ही सब नेचुरली हो जाता था। मगर फिर वही है कि अगर हमें एकदम स्मार्ट वॉच गैजेट वाली दुनिया में रहना है तो चेक कर लीजिए, फिर करेंगे क्या, अगर कम लग रहा है तो फिर आपको एग फ्रीजिंग पे जाना पड़ेगा। सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करूंगा। जब हम छोटे थे 10th में, उस टाइम पे एक चैप्टर हुआ करता था स्कूल के अंदर डिग्री प्रोडक्शन का, जो कि 99% नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो आज की तारीख में सेक्स एजुकेशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों को बताना, कैसे हम बता सकते हैं। और अभी अगर मान लीजिए हम बात करते हैं IVF की, तो उसके पहले आप कुछ एजुकेट करती है लोगों को कि नेचुरल तरीके से आप ज़्यादा कंसीव अच्छे से कर पाएंगे टेस्ट के बाद में? देखिए, मुझे तो लगता है कि सेक्स एजुकेशन इज मस्ट, दैट इज व्हाट आई थिंक। मेरे भी 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, मैं तो उनसे बहुत फ्रैंकली बात करती हूँ, है ना, बिकॉज क्या हाफ बेक्ड नॉलेज और इधर उधर से आए वो ज्यादा एबनॉर्मल है। और हम लोग तो हिंदुस्तानी है, हमारा तो कामा सूत्र और मतलब जो अजंता लोरा है ना, और खजुराहो, तो मतलब उसमें इतना फस क्या क्रिएट करना, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। हो सकता है कि मैं बहुत आजाद ख्यालों की लगूं, मगर मैं बचपन से ऐसी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। एक मेल फीमेल के मिलने से बच्चे दुनिया में सैकड़ों सालों से पैदा होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। तो अगर उसको अपन प्लेन लैंग्वेज में बच्चों को समझा दें तो उनको भी नहीं लगे हो कुछ ऐसा। तो आई एम ऑल फॉर सेक्स एजुकेशन, क्योंकि इट्स बेटर कि आपको राइट पता हो। जैसे कि सेम है, जैसे हमारे पैड्स भी घर में पड़े रहते हैं, तो माई चिल्ड्रन नो कि भाई महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, उसमें पैड यूज किए जाते हैं, उसको क्या छुपाना और ये करना। तो आई थिंक सो जो फिजियोलॉजिकल चीजें हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनसे डिस्कस करके उन्हें बता दी जा सकती है। दूसरा पार्ट है आपका कि हम पेशेंट्स को बताते हैं कि नहीं। तो मैं एक्चुअली क्या थोड़ा एडवांस IVF ट्रीटमेंट करती हूँ, मेरे पास ऐसे वाले पेशेंट्स कम आते हैं, और अगर कभी कभी कोई गलती से आ भी जाता है तो मुझको उनको इतना बेसिक समझाने का थोड़ा टाइम और पेशेंस कम है, तो आई सेंड देम टू सेक्सोलॉजिस्ट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इसी में अब काम कर रहे हैं, मतलब वो उन्हें टेक्निक्स बताएंगे और इम्प्रूव करने की ये वो, तो वो मेडिकेशन नहीं, उन लोगों को क्या है काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और बहुत सारी वैसी टेक्निक्स एंड वो सब डिस्कशन चाहिए। तो उसकी भी अभी बहुत स्टडीज हो रही हैं। तो इंदौर में भी जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं तो हम उनको वहाँ डाइवर्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे मिथ से, फॉर एग्जांपल आपने पीरियड्स के सेकेंडरी इंटरकोर्स किया तो शायद तक मतलब लड़का होगा लड़की होगी, ऐसा कुछ है? दूसरी चीज, मतलब पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मतलब लड़कियों को जब पीरियड्स होते हैं तो घर में बोला जाता है कि अचार मत खाओ, मंदिर में मत जाओ, किचन में मत जाओ, ये सारी मतलब भ्रांतियां हैं या फिर? ऑफ कोर्स ये सब भ्रांतियां हैं। मैंने आपको ये कहा ना कि मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो मतलब वो किचन में कैसे जाती, और मतलब वो तो सिर्फ डिलीवरीज ही कर रही थी 24 आवर्स। तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है। मतलब पेशेंट आके मुझसे कहता है कि मैं खट्टा खा लूं ऑपरेशन के बाद, तो मैं कहती हूँ मुझे तो पता ही नहीं कि खट्टा नहीं खा सकते एक्चुअली में, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे सीजर से हुए हैं और हमने बिल्कुल नॉर्मल खाना खा रहे थे दूसरे दिन से, जैसे सब खाते हैं। तो वो सब चीज़ें देखिए अपनी मतलब मे बी कन्वेंशनल कुछ भ्रांतियां हो, और उसके भी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि नहीं ये सब फालतू बातें, मे बी कुछ लॉजिक हो, तो इफ इट सूट समबडी दे कैन फॉलो इट। क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े बुजुर्ग बोल के जाते हैं तो वो अच्छा ही होता है, तो मतलब उसको फॉलो करने में कोई नुकसान नहीं, बट साइंटिफिकली इसका कोई आधार नहीं है एलोपैथी में। इफ यू गो टू आयुर्वेद, आई थिंक सो दे टॉक लॉट अबाउट फूड एंड स्लीपिंग एंड एवरीथिंग, तो उसका मुझे नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज है कि विदाउट पीरियड्स लड़कियां जो है वाइट डिस्चार्ज निकलता होता है उनका, तो
इज इट हार्मफुल? उसके लिए कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं? वाइट डिस्चार्ज का ऐसा होता है कि 2-3 चीजें होती हैं कि अगर वो फाउल स्मेलिंग है और उसमें इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो ये सब चीजों में मीन्स इट इज समथिंग इज रॉन्ग. अदरवाइज लिटिल बिट ऑफ वाइट डिस्चार्ज इज वेरी नॉर्मल एंड साइकोलॉजिकल. इनफैक्ट पीरियड्स की मिड साइकिल में जब ओव्यूलेशन होता है तब बिल्कुल वाइट डिस्चार्ज होता है. वो भगवान ने बनाए इसलिए कि वो बिल्कुल थिन सा डिस्चार्ज होता है जिसमें ऐसा अगर इंटरकोर्स हो तो स्पर्म्स पेनिट्रेट करके ऊपर चले जाए. तो ये तो फिजियोलॉजी है कि अंडा बनता है तो वाइट डिस्चार्ज होता ही है. तो नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकल या एक्साइटमेंट में ये सब नॉर्मल है ना. एबनॉर्मल तब है अगर वो फाउल स्मेलिंग हो, फिशी स्मेलिंग हो, इचिंग हो, उसमें कुछ इरिटेशन ऐसी हो रही है तो वो फाउल स्मेलिंग है. उसमें जाके जांच कराएं और दवाई लें. अच्छा, आप आईवीएफ के ट्रीटमेंट्स करती है, ऐसा कभी समय आया है जब आपने सोचा है कि आपको कुछ अगर टेक्नोलॉजी नया एडवांसमेंट होता तो आपको अच्छा रहता यूज करने में? देखिए आईवीएफ का जैसे मैंने बोला था पहला बर्थ 78 में हुआ था, तो अभी ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो चुके हैं फर्स्ट आईवीएफ बर्थ को. तो जब इन 45 साल में क्या चेंजेस हुए हैं, पहले जो रिजल्ट आईवीएफ के 30% तक आते थे वो 40% से लेकर अब 60-70% तक आ चुके हैं. तो कितना एडवांसमेंट हो चुका है. तो हम चाहेंगे कि हम अगले कुछ सालों में 5 साल 10 साल में 100% पे पहुंच जाए, जिससे कि हमें एग्जैक्टली समझ में आए कि भाई अगर एग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं. और अगर एंडोमेट्रियम में रिसेप्टिविटी में कोई इशू है या मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई इशू है या क्यों नहीं वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा, क्यों बॉडी उसे रिजेक्ट कर रही है, वो जो इम्यून रिजेक्शन के स्टेप्स है उसमें अगर हम इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, रिकरेंट अबॉर्शन जिन पेशेंट्स को होते हैं, तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो आई विश हमारी लाइफ टाइम में हम अचीव कर पाएँ कि 100% प्रेगनेंसी आ जाए. दैट विल बी अ ड्रीम रियली. एंड अगर हम सोचें इट इज़ इम्पॉसिबल तो नहीं, जब हम 40% से 60% पे पहुंच गए इन 45 ईयर्स, तो मे बी इन अनदर फ्यू ईयर्स. और अभी तो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग इज ऑन, तो लेट अस होप कि वी गेट 100% रिजल्ट. क्योंकि बहुत दुख की बात है कि कुछ लोग ये सुख नहीं पाते हैं इसका पेरेंटहुड का. एंड जिस तरह की अपनी लाइफस्टाइल्स हो रही हैं, पहले तो मतलब जैसे 10 से 15% लोग इनफर्टिलिटी से ग्रसित होते थे, अभी तो ये बढ़ता ही चला जा रहा है. बिकॉज पीपल आर गेटिंग लेट मैरिड एंड फिर वो एम्बिशियस है, उन्हें कैरियर बनाना है. एंड इस तरह से बहुत सारी, और अपने जो एनवायरनमेंट है, अपना जो खाना पीना है, सब कुछ डिटीरियोरेट हो रहा है. तो इसीलिए ये इनफर्टिलिटी की समस्या तो सिर्फ बढ़नी ही है. तो इसलिए इस पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके रिजल्ट्स और कैसे इम्प्रूव कर पाएँ. तो लेट अस होप. तो जो शादी की उम्र है, ठीक है, उसके बाद में अगर शादी करना है, पहले शादी करने से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं? नहीं, मतलब देखिए ना, जल्दी करनी 21 years ऑफ एज है शादी करने की. हाँ. एक मेल की, वो अगर पहले करता है तो कोई प्रॉब्लम होती है? ऑफ कोर्स वो तो रेडी ही नहीं है, खुद ही पहले समझ जाए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली. तो वो तो जो सरकार ने जो लिमिट बनाई है उसके तो बाद ही करनी चाहिए शादी. एंड फिर उसके बाद शादी करके एटलीस्ट 30 तक पीपल शुड कंप्लीट देयर फैमिली. बट मतलब इट इज़ बिकमिंग लेस एंड लेस नाउ. तो मतलब ये समस्या इनफर्टिलिटी की तो ये परमानेंट ही रहेगी ऐसा लग रहा है. लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, अर्ली मेनोपॉज क्या कारण होते हैं और किस तरीके से इसको अवॉइड कर सकते हैं? अर्ली मेनोपॉज अगेन कुछ लोग जैसे जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं और उनमें अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी वैसे ही मिलते हैं, जैसे कि उनका खाना पीना या स्ट्रेस. सबसे बड़ा फैक्टर ऑटोइम्यून डिजीज का स्ट्रेस होता है. तो अगर वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि उनकी ओवरीज फेलियर में चली जाती है, एग्स बनना बंद हो जाते हैं, तो ये, और कभी कभी कुछ ड्रग इंड्यूस भी होता है. तो इन तरह की कारणों की वजह से लोगों को प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है. और इसके फिर साइन सिम्टम्स रहते हैं कि उनको पीरियड कम आते हैं, हॉट फ्लशेस होते हैं, लाइक मेनोपॉज टाइप के सिम्टम्स आएंगे. और अगर वो प्रेगनेंसी के लिए जब आ रहे होते हैं, अगर उनके एग्स बचे होते हैं तो अपन आईवीएफ कर सकते हैं. और अगर एग्स खत्म ही हो गए, फेलियर में ही चले गए, तो अपन एग डोनेशन से आईवीएफ कर सकते हैं. मतलब किसी और महिला का एग लेके और हस्बैंड के स्पर्म्स लेके उनमें एम्ब्रियो बना के डाल सकते हैं. तो जो एग डोनेशन होता है ये इंडिया की ही महिला से एग होना चाहिए या फिर हम बाहर से किसका एग ले सकते हैं? नहीं, हमारे इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग इंडियन डोनर ही चाहिए. ओके.
थैंक यू श्वेता जी, थैंक बहुत यू, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपके सवालों का जवाब आपको मिला हो। थैंक यू। थैंक यू।